नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और आज का जो आर्टिकल है जो मैंने स्टैंडर्ड से लिया है, आज का आर्टिकल है 86% फार्मर ग्रुप सपोर्टेड 3 रिपील लॉस। 3 कृषि कानूनों को जिनको कि निरस्त कर दिया गया है उसको फार्मर ग्रुप्स ने सपोर्ट किया। ये किसने पाया? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पैनल बनाया था फार्मर ग्रुप से इंटरेक्शन करने के लिए, उस ग्रुप ने कहा है। और इस पैनल ने 73 किसानों के 73 संगठनों से बात की, ऐसा कहना चाहिए। ओके, और ये जो आर्टिकल है इट इज ऑब्वियसली यूज्ड फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और इसके अलावा मैं आज की इस क्लास में 2 क्वेश्चंस लूंगा फ्रॉम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 GS 1 पेपर से। दोनों क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और मैंने उनको आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आगे क्लास शुरू करने से पहले सिविल सर्विसेज 2021 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, सेट ए से क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Adenoviruses have single stranded DNA genomes, whereas retroviruses have double stranded DNA genome। पहला पॉइंट। दूसरा, कॉमन कोल्ड इज समटाइम caused by an adenovirus, whereas AIDS is caused by a retrovirus। दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है या दोनों गलत है? ए सही है, 1 सही है या सेकंड सही है? एनीवे, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक्स समझाता हूं। मूलभूत डिफरेंस पहले बता देता हूं कि एडेनोवायरस और रेट्रोवायरस में फर्क क्या होता है। फैमिली इस फैमिली का मेंबर है एडिनोवायरस, पहला पॉइंट। ओके, दूसरी बात यह है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसमें। ओके, तो ये सेंटेंस हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये डबल स्ट्रैंडेड है। तो बेसिकली पहली लाइन से गलत हो गया, लेकिन रेट्रोवायरस पे भी बात कर लेते हैं। रेट्रोवायरसेस जो हैं वो आरएनए जीनोम्स हैं। हाँ, है डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन ये आरएनए जीनोम है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एन एडेनोवायरस, वेयरएज एड्स इज कॉज्ड बाय ए रेट्रोवायरस। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। कॉमन कोल्ड एडेनोवायरस से होता है और एड्स जो है वो रेट्रोवायरस से होता है। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। यहां पर एक एडेनोवायरस का नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा याद रहेगा आपको। ये शब्द आया है एडेनोइड से, जो कि टॉन्सिल का हिस्सा होता है। ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हमारा आंसर बना इसमें। ओके, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल पे। 86% फार्मर ग्रुप सपोर्टेड 3 रिपील लॉस। और ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल एक पैनल बनाया था, उस पैनल की रिपोर्टिंग है। तो द हाई पावर्ड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी द 3 रिपील्ड फार्म एक्ट्स हैज सेड a great majority of the agricultural organizations it had interacted with were in support of them। मतलब निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों का अध्ययन करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई एक हाई पावर्ड पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी कि हाई पावर्ड कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों का उच्च स्तरीय पैनल। तो उसने कहा है इस पैनल ने कि एक ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इट हैड इंटरेक्टेड विद वर इन सपोर्ट ऑफ देम। जिन कृषि संगठनों से इसने बात की, इस कमेटी ने, उनमें से ज्यादातर, ग्रेट मेजॉरिटी, इसके ये जो 3 लॉस थे इसके सपोर्ट में थे, इसके समर्थन में थे। तीनों अधिनियमों के समर्थन में थे ज्यादातर कृषि संगठन। ओके, ऑफ ऑल द फार्म ऑर्गेनाइजेशन इट हैड टॉक टू। अब इसने जितने भी कृषि संगठनों से बात की थी उनमें से लगभग 86%, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, जितने भी संगठनों से बात की उनमें से लगभग 86%, जो कि लगभग 33 मिलियन
3,30,00,000 फार्मिंग कम्युनिटी कृषि समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे had supported the laws, इन अधिनियमों को समर्थन किया था while advocating retaining the acts. The panel whose recommendations are of little consequence now, अधिनियमों को बनाए रखने की वकालत करते हुए ये पैनल जिसकी अनुशंसाएं का अब कोई खास महत्व नहीं है, has suggested, ये सुझाव दिया है that states be allowed flexibility in implementing and designing the laws with prior approval from the center, कि राज्यों को केंद्र के पूर्व अनुमोदन के पश्चात ऐसे कानूनों को डिजाइन करने और लागू करने, बनाने और लागू करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की अनुमति दी जानी चाहिए. ओके, it has said a repeal of long suspension of the acts would be unfair to the silent majority who supported the laws. इसने ये भी कहा है कि कानूनों को वापस लेना या इन कानूनों को लंबे समय तक निलंबित रखना ये अनफेयर होगा, अनुचित होगा. किसके लिए? साइलेंट मेजॉरिटी, एक ऐसा बहुमत जो मूक है, मूक बहुमत के लिए अनुचित होगा. ओके, कौन सा बहुमत? जिसने इन कानूनों का समर्थन किया था. द पैनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन जनवरी 2021. सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को जनवरी 2021 में गठित किया था. कब? वाइल स्टेइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 लॉज, जब इन 3 कानूनों को लागू किए जाने को स्टे कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था. ये जो पैनल था इसमें इनिशियली 4 मेंबर्स थे, 4 सदस्य थे. पहला एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी, मींस कृषि अर्थशास्त्री. ओके. नंबर 2, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट अनिल घनवत. फार्मर साउथ एशिया डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट. इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को आपको जरूर याद रखना चाहिए. इस इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व फॉर्मर साउथ एशिया डायरेक्टर प्रमोद कुमार जोशी एंड भारतीय किसान यूनियन के एक फैक्शन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, और मान ने बाद में इस पैनल से अपने आप को बाहर कर लिया था. अब ये जो अनिल घनवत साहब हैं जो कि शेतकारी संगठन से थे, ये पुणे में रहते हैं, पुणे बेस्ड फार्मर लीडर, और ये कृषक नेता हैं. अनिल घनवत 21 तारीख said at a press conference, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि he had on 3 occasions, कि उन्होंने 3 बार सुप्रीम कोर्ट को लिखा. क्या रिक्वेस्ट करते हुए? रिक्वेस्टिंग, क्या अनुरोध करते हुए? कि रिलीज ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, कि इस कमेटी की रिपोर्ट को, प्रतिवेदन को जारी कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए. बट इन एब्सेंस ऑफ ए रेस्पॉन्स, किंतु किसी उत्तर की अनुपस्थिति में, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई उत्तर नहीं मिला. ही वॉज डूइंग इट, उन्होंने इसे अपने स्तर से रिलीज कर दिया. ये जो पैनल था इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इट इंटरैक्टेड, इसने चर्चा की 73 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो कि 38.3 मिलियन फार्मर्स को का, यानी कि 3,83,00,000 किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए. और उनमें से 86% फुली सपोर्टेड द एक्ट्स, इन तीनों कानूनों को पूरी तरह से समर्थन दिया. वाइल 4 ग्रुप्स, जबकि 4 समूह जो कि 5.1 मिलियन 51 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया. और बाकी 7 अनदर 7 ऑर्गेनाइजेशन जो कि 3,60,000 फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सपोर्ट किया एक्ट को, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ संशोधन के साथ. क्लियर? दैट अपार्ट, और इसके अलावा द पैनल इनवाइटेड कमेंट्स, पैनल ने कमेंट्स या टिप्पणियां भी आमंत्रित की थी. इसको 19,027 रिप्रेजेंटेशन मिले या अभ्यावेदन मिले और सुझाव मिले. ओके, 2/3 ऑफ द रेस्पोंडेंट्स देयर सपोर्टेड द एक्ट्स, और इनमें से 2/3 जो उत्तरदाता थे, यानी कि 2/3, उन्होंने इन कानूनों का समर्थन किया. ये बात पैनल ने कही है. द पैनल नोटेड द फार्मर ग्रुप्स प्रोटेस्टिंग ऑन दिल्ली बॉर्डर. तो पैनल ने ये नोट किया
कि वो कृषक समूह जो कि दिल्ली बॉर्डर्स पे प्रोटेस्ट कर रहे थे या विरोध कर रहे थे, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंटरेक्शंस, किसी भी चर्चा में, इस पैनल के साथ जो चर्चा हुई उनमें से किसी भी चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं किया, भाग नहीं लिया। बट देयर ऑब्जेक्शंस, लेकिन उनकी आपत्तियां एंड कंसर्न्स और उनकी चिंताएं, एज हाईलाइटेड इन द मीडिया, और ऐसे मुद्दे और ऐसी चिंताएं जो मीडिया में हाईलाइटेड हुई, वर रिकॉन ऑन, पर विचार किया गया, while it gave its recommendation, जब पैनल ने अपनी रिकमेंडेशन, अपनी अनुशंसाओं को दिया, तो ऐसे मुद्दे और ऐसी चिंताएं जो मीडिया में हाईलाइट हुई, जो ऐसे ग्रुप्स की ओर से आई जो दिल्ली बॉर्डर्स पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ऐसे जो समूह थे, ऐसे जो ग्रुप थे, वो पैनल के सामने उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनकी ऐसी चिंताओं और ऐसे मुद्दों को रिकॉन किया गया, अर्थात कंसीडर किया गया। ऑन द फार्मर्स यूनियंस डिमांड टू लीगलाइज द मिनिमम सपोर्ट सिस्टम, कृषक यूनियनों की जो डिमांड थी, जो मांग थी कि मिनिमम सपोर्ट सिस्टम, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगलाइज कर दिया जाए, इस सिस्टम को, न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को या प्रणाली को कानूनी जामा पहना दिया जाए, लीगलाइज कर दिया जाए या वैध बना दिया जाए। द पैनल सेड, पैनल ने कहा कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक, कि ये जो डिमांड है ये लॉजिक पर, तर्क पर आधारित नहीं है, इसलिए इनफिजिबल है, अर्थात इसको नहीं माना जा सकता या संभव नहीं है। ओके, तो ये हमारा आर्टिकल यहां खत्म होता है। और अब एक क्वेश्चन और लेते हैं सिविल सर्विसेज 2021 से, प्रीलिम से। इन ए प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, एरिया ऑफ द होल इन द लिड, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लिड। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं पहले आपको प्रेशर कुकर की वर्किंग समझा देता हूं, तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। हिंदी मैंने आपके सामने लिखी हुई है। तो देखिए इसमें कि ये हमारा प्रेशर कुकर है और ये इसकी लिड है। लिड माने होता है ढक्कन, है ना, और यहां पर हमारे पास इसमें एक सीटी लगी हुई है, विसल जिसको बोलते हैं, करेक्ट, और ये इसका हैंडल है। नो, अब एक एक पॉइंट समझते हैं कि पहली बात यह है कि प्रेशर कुकर काम कैसे करता है। तो प्रेशर कुकर ऐसे काम करता है कि, तो आप ध्यान रखिए कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ऑब्वियसली उबलता है, बॉयल, है ना, लेकिन इस समय जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, करेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप ये मानिए कि सपोज आपको कुकर में को सपोज राजमा बनाना है, तो राजमा ऑब्वियसली 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा उबलता है। या मीट बनाना है ना, तो मीट को ऑब्वियसली ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, लेकिन पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल गया। तो इसके अंदर जो सामग्री भरी हुई है उस, और इसमें जो पानी भरा हुआ है, तो पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अब उबल गया, तो इसलिए और ज्यादा टेम्परेचर अब ये इस सामग्री को नहीं देगा, या इतना जो इसके लिए आवश्यक टेम्परेचर इसको गलने के लिए, तो वो टेम्परेचर इसको मिलने में समय लगेगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिक चीज याद रखिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने पर, व्हेन एटमॉस, या हिंदी में बोले तो वायु दाब, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बढ़ता है, इसको ध्यान रखिए, जब ये बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों में खाना देर से पकता है। पहाड़ों में क्या होता है ऊंचाई पर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब, मैं हिंदी में लिख देता हूं वायु दाब, पहाड़ों पर क्या होता है कि ये घट जाता है। तो घटने से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑब्वियसली नीचे आ जाता है, ठीक। तो चीज ढंग से उबलती नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि हम नमक मिला देते हैं। नमक मिलाने से क्या होता है ये भी मैं ही समझा देता हूं आपको कि ये आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर पानी फ्रीज होता है, या ये फ्रीजिंग पॉइंट है ना, और ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है, करेक्ट, शायद क्वथनांक बोलते हैं ना। अब जब इसमें नमक आप मिलाते हैं तो नमक मिलाने से ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इस तरफ चला जाता है, मतलब दाईं ओर चला जाता है, मतलब बढ़ जाता है, और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये इस तरफ आ जाता है, अर्थात ये कम हो जाता है। तो इसको आपको बेसिक चीज याद रखनी चाहिए कि आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम के जो ठेले जो पहले आते थे, अब तो खैर शायद नहीं आते, तो आइसक्रीम के ठेलों में जो बर्फ रहती थी भरी हुई उसमें नमक मिलाया जाता था। तो नमक मिलाने से ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है और कम हो जाता है। और अगर हम पानी में नमक मिला के उसको उबालें तो ये पानी का टेम्परेचर यहां पहुंच जाता है। तो होता क्या है कि अगर हमको अंडा उबालना है, एग,
अगर हमको अंडा उबालना है तो हम पानी में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, तो नमक मिलाने से ये जो पानी है उबलता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ऑब्वियसली अंडा जल्दी उबल जाता है। सो दिस कंसेप्ट इज क्लियर। अब प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर में मैंने ये जो लिड है, जो ढक्कन है, इसको मैंने एयर टाइट कर दिया। इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसको एयर टाइट नहीं करेंगे तो आपका प्रेशर कुकर काम नहीं करेगा। ये आपने भी देखा होगा कि स्टीम निकलती रहती है साइड से, अगर आप उसको टाइटली बंद नहीं करते और अंदर जो है वो प्रेशर नहीं बनता है ना, क्योंकि सीटी नहीं उठती फिर। करेक्ट। अब आपने इसको रबर से बंद कर दिया, तो रबर से जब आपने इसको बंद कर दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लिड जो है, जो इसका ढक्कन है, ये भारी है या हल्का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इज कि चारों तरफ इसके एक रबर लगी हुई है और उस रबर ने इसको एयर टाइट कर दिया है, तो वेट ऑफ द लिड इज आउट ऑफ क्वेश्चन। ढक्कन का जो भार है उसका अंदर प्रेशर मेंटेन करने में, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर मेंटेन करने में, प्रेशर मेंटेन इसलिए कह रहा हूं कि फूड के पकने के लिए जो अंदर इसके प्रेशर है, स्टीम का प्रेशर, वेपर प्रेशर है इसके अंदर, क्योंकि आपने इसको बंद कर रखा है तो इसके अंदर क्या है, वेपर प्रेशर है। ओके, इसको हिंदी में बोलेंगे वाष्पीय दाब। करेक्ट, करेक्ट। तो फूड कुक होगा ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन द वेपर प्रेशर। ठीक, अब यहां से आपने इसको एयर टाइट कर दिया तो ढक्कन के वजन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज में और बता दूं कि अगर इसने यहां पूछा होता सीटी का वजन, यानी कि जो सीटी आपने इस पे लगा रखी है, तो फिर उसका फर्क पड़ता, क्योंकि सीटी को जो अंदर जो प्रेशर बन रहा है उसको एक सीमा के पश्चात, अगर माना प्रेशर अंदर बढ़ता रहेगा तो कुकर फट जाएगा, है ना, अगर स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। तो कुकर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक सर्टेन प्रेशर के पश्चात ये सीटी ऑब्वियसली ऊपर उठती है और प्रेशर को रिलीज करती है। पॉइंट इज क्लियर। तो अगर हमने इस लिड को भारी कर दिया तो ये कुकर फट जाएगा। तो अगर यहां पर अगर सीटी का भार लिखा होता विसिल का, तब ऑब्वियसली ये ऑप्शन हर हालत में होता, लेकिन लिखा हुआ है वेट ऑफ द लिड, तो आउट ऑफ क्वेश्चन, तो 3 नहीं हो सकता। अब आते हैं हम एरिया ऑफ द होल ऑफ द लिड। यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये जो लिड है, ये लिड है, अब इसमें एक होल है जिस पर ये सीटी लगी हुई है, तो ऑब्वियसली इससे हमको कितनी स्टीम निकालनी है जिससे इसका प्रेशर बने या रिलीज हो, है ना, और उस प्रेशर के आधार पे हमारी कुकिंग डिपेंड करेगी। तो बिल्कुल दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर। और ऑब्वियसली टेम्परेचर तो है ही है, फ्लेम का टेम्परेचर ऑब्वियसली मायने रखेगा। फ्लेम आपकी ज्यादा है तो खाना जल्दी पकेगा, और फ्लेम अगर आपने धीमी कर रखी है कुकर के नीचे गैस की फ्लेम, तो खाना देर में पकेगा। सो ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन है, तो हमारा आंसर हुआ ए। लेकिन इस सब बात में आपको प्रेशर कुकर की वर्किंग बतानी रह गई है। एक लाइन की बात है कि जब हम प्रेशर कुकर में प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्योंकि रबर से ये हमारी लिड लगी हुई है, तो अंदर की स्टीम बाहर नहीं निकलेगी, तो प्रेशर अंदर क्रिएट होगा क्योंकि उसमें भाप भरेगी। तो प्रेशर क्रिएट होने से अंदर का जो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा अंदर, तो उससे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कुकर को जब हम बंद कर देते हैं तो अंदर जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली जो हम उसमें खाना बना रहे हैं वो जल्दी बनता है। ओके, क्योंकि वो जल्दी गलता है फिर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ये मैं मैथमेटिक्स की थोड़ा समय कम मिलता है मेरे को, तो ये मैथ्स सिविल सर्विसेज मेंस के लिए मैथमेटिक्स के वीडियोज हैं इसी चैनल पर जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। समय कम होने के कारण मैं थोड़ा कम वीडियो डाल पाता हूँ। ये मैथ्स की साइट जो मैं एक चलाता हूँ, इसमें भी समय की थोड़ी समस्या है। ये क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके लिए एक वेबसाइट है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।